Hello, good evening, namaskar, and joining me tonight on Public Munch is External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar. Pleasure to have you here, Jaishankar ji. Thank you. और तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल रहा है कि पब्लिक बहुत उत्सुक है सवालों के लिए और सवालों से ज्यादा आपके जवाबों के लिए, क्योंकि आपको कहा जाता है वो सेंचुरी वाला बैट्समैन जो आता है डबल सेंचुरी लगाता है। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ यहाँ बैठ पाऊँ और इन सब के सामने समय मिलने का मैं तो आभार प्रकट करता हूँ। ये समय है कि हमें अपना विषय जो है पब्लिक के सामने रखना चाहिए और यही हम दोनों लोग आज कर रहे हैं। बिल्कुल पब्लिक मंच है और ये हमारे साथ जो बैठे हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स अपना मन बना रहे हैं और इनसे कुछ खास पहले कहना चाहेंगे इससे पहले कि मैं सवालों की झड़ी लगाऊं? पर इनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बस इनको इतना कहूंगा कि मुझे भी याद है जब मैं पहला फर्स्ट टाइम वोटर था, 1977 का चुनाव था। यह पहला चुनाव था इमरजेंसी के बाद। तो अभी भी जब भी मैं चुनाव के बारे में सोचता हूँ, कोई भी अपने अनुभव के हिसाब से चलता है तो उस समय हम सब यूनिवर्सिटी में थे, हमने तो मन बना लिया था उस समय। मुझे लगता है बहुत लोगों ने मन बना लिया होगा। चलिए, जिनका मन बन चुका है वो अपनी जगह, लेकिन जिनका नहीं मन बना है तो आज शुरू करते हैं सवालों की झड़ी से। और पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी जयशंकर जी कि मोदी सरकार की जब बात होती है और पिछले 10 सालों की जब बात होती है तो बहुत बहुत ज्यादा बात होती है कि भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ा और इस चीज की भी बात होती है कि विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से भारत के कद को बढ़ाने में अपना एक योगदान दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? आपका बेस्ट मोमेंट और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट अगर आज आप पब्लिक को बताएं। नविका जी, मैं तो सहमत हूं आपसे कि पिछले 10 साल में अगर देश की प्रतिष्ठा जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया हमें देखती है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो आया है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। इसके बहुत कारण हैं, एक नहीं है। एक है कि कोई भी देश एक किस्म से अपने लीडर, अपने नेता के छवि से जाना जाता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि पिछले 10 साल में क्योंकि मोदी जी इतने एक्टिव रहे, उन्होंने अपनी बात, देश की बात दुनिया के सामने रखी, उसका हमें जरूर बेनिफिट तो मिला है। दूसरा पहलू जो है वो है कि देश की इस दशक में हमारी क्षमताएं भी बढ़ी, हमारे योगदान बढ़े। अगर आप देखें कि कोविड के समय में, महामारी के समय में हम लोगों ने दुनिया की कितनी सहायता की कि करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाया। तो ऐसी चीजें जो हैं वो दुनिया को जरूर छू जाती। माने घटना के बाद भी लोग याद रखते हैं कि संकट के समय में किसने साथ दिया, किसने याद किया, किसने नहीं किया। तो हमारे कर्मों का आज एक किस्म से उसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया में दिखाई दे रहा है। मैं यह भी कहूँगा कि हमारे युवा पीढ़ी और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो भी हमारे टैलेंट जो है, अगर आप चंद्रयान की बात करें या 5G की बात करें या जिस स्पीड से आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, तो लोगों को लगता है कहीं कि ये देश जो कोविड के बाद फिर से 7% ग्रोथ रेट पे वापस पहुंचा है, जहां इतनी सारी चीजें हो रही हैं, जो भी बड़ी डिबेट, कुछ भी दुनिया में कुछ होता है तो दुनिया जानना चाहती है कि भाई भारत का क्या मत है। तो ये सब मेरे ख्याल से अलग अलग इनका इम्पैक्ट होता है। और हम जो हैं विदेश मंत्रालय में, हम एक किस्म से फ्रंट एंड हैं, हमें सबका सपोर्ट मिलता है। तो जब हम लोग जो दुनिया में जाते हैं
तो हमारी आजकल जो इम्पैक्ट जो है दुनिया पे, प्रभाव जो है वो ज़्यादा होती है इसके कारण। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा बहुत चैलेंजिंग है और आपके लिए पर्सनली उसको नेविगेट करना आपको लगा कि पहले मुश्किल था और आपने कैसे किया? किसी की बात करूं तो मैं G20 का करूंगा कि G20 के समय में यूक्रेन के विषय में इतना विवाद था कि लोग अनुमान करते थे कि हम जो हैं G20 की सर्वसहमति बना नहीं पाएंगे, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इतनी कोशिश, पूरे साल काम करने के बाद अगर मान लीजिए हम दिल्ली में सबको एक साथ नहीं ला पाए तो उसकी अपनी प्रॉब्लम होती। G20 जिस तरीके से क्योंकि बीच बीच में लगता था कि हम इतना बड़ा माने गल्फ था, गैप था पश्चिमी देशों और रूस के बीच में, चीन का मत भी थोड़ा झुकाव जो था वो रूस की तरफ था, तो इतना बड़ा गैप था। हमारी जिम्मेदारी थी, हमें माने हम लोग बहुत क्लियर थे तो किसी न किसी तरीके से हमको इसको सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है। तो उसकी बोझ तो होती, तो टेंशन तो हुआ था। और आखिर में जब मीटिंग हुई थी सितंबर में, वो आखिर के 2-3 दिन जो है मैं कहूँगा बहुत ही टेंशन था। हम लोग, बहुत लोग जो है, हम 1-2 दिन तो हम बिना सोए हम नेगोशिएट करते रहे। और अंत में एज दे से ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। एब्सोल्युटली। सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि इलेक्शन का समय है और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की वॉर नजर आती है, और ये वॉर है कि बीजेपी का एक विज्ञापन है जिसमें कहा पापा ने वॉर रुकवा दी, ये सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की रैलियों में मीम्स बनाए जा रहे हैं इसी बात की कि अगर तब वॉर रुकवा दी, अपने लोग बाहर निकाल लिए, तो गाजा और इजराइल की वॉर भी रुकवा देते। ये ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माय आंसर इज यस। कैसे रुकवाई, मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। आई कैन गिव यू द डेट, आई कैन गिव यू द टाइम, आई कैन टेल यू फॉर हाउ लॉन्ग, आई कैन टेल यू कैसे किया, किसके लिए किया। ये किया 2 बार। एक बार मार्च 5 को खार्किव में, जब हमारे विद्यार्थी जो हैं शहर के बाहर जा रहे थे, एक सेफ जोन था, सेफ जोन के अगल बगल में शेलिंग हो रही थी, रशियन आर्मी शेलिंग कर रही थी। तो मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया और उनको कहा कि कृपया शेलिंग बंद करवाइए, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये समझौता है कि हम सेफ जोन जाएंगे। तो कुछ समय के बाद वो शेलिंग रुक गई और वो लोग वहां जा पाए। जो दूसरी घटना जो थी, और वो ये और जटिल विषय था, ये मार्च 8 को हुआ। ये मार्च 8 के फोरनून में हुआ, सुबह से शाम तक के। एक जगह थी जहां यूक्रेन, रशिया और एक प्राइवेट मिलिशिया थी, इनफॉर्मल मिलिशिया, वो आपस में फायरिंग कर रहे थे। और हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वहां से निकलें। और एक बार हमारा प्रयास हुआ, वो प्रयास असफल था, क्योंकि जैसे ही वो लोग बस में बैठे, फायरिंग फिर से शुरू हो गई, तो उनको बस छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ा। तो अगले बार जो है हम लोग गए पीएम के पास और कहा कि देखिए, इसमें 2 चीज़ें हमें करनी होगी। एक तो वहाँ के विद्यार्थी जो हैं उनका मनोबल उतना डाउन था कि हम दिल्ली से कुछ सीनियर अफसर भेजेंगे जो वहाँ तक जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को लगे कि अगर दिल्ली से कोई वहाँ तक आया है तो हम वहाँ से दिल्ली पहुँच सकते। तो ये हमारा लॉजिक था। और हमारे 2 सीनियर अफसर जो रूसी बोलते थे वो वहाँ तक गए। दूसरा जो है, हमें रुकवाना था और रास्ता बनाना था कि क्योंकि हम तो हमें रोड तो पता था, क्यों 3-4 विकल्प थे इसमें, पर जब तक रूस, रशिया और वो प्राइवेट मिलिशिया की सहमति न बने कि उस रोड पे उस दिन पूरा दिन फायरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे लोग नहीं निकलेंगे, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसमें हम लोग पीएम मोदी जी के पास गए और उन्होंने, जब हमने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने उसके पहले
प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। उन्होंने अपने फौज को कहा कि आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस पे कुछ सोल्यूशन ढूंढिए। तो दोनों लोग और वो मिलिशिया मिलके हम लोगों ने एक सैनिटाइज्ड पाथवे बनाया। उस पाथवे में वो बस में बैठ के वो लोग आए। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे पता है या नहीं है या जानकारी, भाई ये हम लोगों का काम था उस टाइम, ये हमारा फर्ज था। और ये हुआ है सच में। बिल्कुल, मैं साक्षी हूँ। वो लोग स्टूडेंट निकले ना वहां से सुमी के। अब ये सोचिए, सुमी के जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रात तक, उस सुबह तक फायरिंग हो रही थी। उस दिन जिनको वो निकलना था फायरिंग बंद हो गई, तो किसी ने तो रुकवाया होगा ना, क्योंकि रात तक अगर फायरिंग हो रही थी, उनके निकलने के समय में फायरिंग बंद हो गई थी, तो कुछ तो हुआ होगा, अपने आप तो नहीं हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं जयशंकर जी, लेकिन जयशंकर जी ये जो विपक्ष रोज सवाल ऐसी बातों पर खड़ा करता है, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें मुझे क्या कहना, वो तो वोटर कहेगा ना उनको। वोटर कहेगा, जवाब तो वोटर देगा उनको। और अगर वोटर ने वो किया जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट्स ही आएंगी। देखिए, वोटर राहुल गांधी को पहचानते हैं, आपको भी पहचानना चाहिए। मैं आपसे सवाल एक और करूंगी, क्योंकि अंबाला में मोदी जी ने कहा कि इस वक्त जिस तरह की सरकार है, दुश्मन 10 बार सोचता है। अगर सरकार बदलती है तो विदेश नीति भी बदलती है। मैं पूछना चाहती हूँ, पहले जमाने में कहा जाता था गवर्नमेंट्स में चेंज पर फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टेबल रहती है, कंटिन्यू। वो गलत था, गलत शुरू से गलत था। वो उस समय के लोग अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए कहते थे, पर गलत था। मैं नहीं मानता। मैं आपको समझा सकता हूँ क्यों नहीं। बताइए क्यों। ये आप सोचिए, एक तो लोग कहते हैं कि जो भी सरकार हो विदेश नीति पर सहमति, ये कहते हैं ना। आप जानते हैं कि जब हमारी चीन के बारे में नीति बन रही थी, नेहरू की नीति जो है उसका सरदार पटेल ने विरोध किया। उनके उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विरोध किया। नेहरू के कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। बाद में जब 62 जब अक्साई चीन का रोड बना और चाइना ने एक दो आक्रमण किए, उस समय अगर आप संसद में देखें बहुत बहस हुई। ज्यादातर जो है उनकी, पंडित नेहरू की चाइना पॉलिसी पे बहुत आलोचना हुई। तो ये कहना कि शुरू से सहमति थी और कहीं सहमति आज बिगड़ गई है, पहले से परंपरा थी, ये सच नहीं है। आप पाकिस्तान का लीजिए, अगर उस समय भी जब नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में पैक्ट हुआ कि दोनों देश जो हैं अपनी माइनॉरिटीज की देखभाल करेंगे, उस समय एक मिनिस्टर थे, उन्होंने विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेहरू के अमेरिका पॉलिसीज को डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। तो ये नहीं है। और अगर आप पूछते हैं कि उसके बाद देखिए, नेहरू तो चलिए इतिहास है। अगर फॉरेन पॉलिसी, सरकार कुछ भी होती, फॉरेन पॉलिसी एक ही होता। जब तक अटल जी आए, किसी की हिम्मत नहीं थी न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की। आपके लॉजिक में अटल जी भी नहीं करते। जब तक मोदी जी नहीं आए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि एलओसी क्रॉस कर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर आतंकवाद का जवाब देना। तो आपके लॉजिक से जो मोदी जी को करना चाहिए था वही किया जो 26/11 को किया मुंबई में, माने कुछ नहीं किया। तो हमको आपके लॉजिक से हमें पुलवामा भी झेलना है, उरी भी झेलना है, हर चीज झेलना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की ज्यादा परवाह। तो ये देखिए, आपको गुमराह कर रहे हैं कि अरे सब फॉरेन पॉलिसी में सब हम एक सर्वसम्मति थी, हमारा सबका मत एक ही था। ये बोगस। और फारूक अब्दुल्ला तो अब भी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा, उनके पास एटम बॉम्ब है। देखिए, वो अब मैं क्या कहूं, उस परिवार में कहीं पाकिस्तान के बारे में उतना फीलिंग है, वो पाकिस्तान की इतनी कदर करते हैं। हम लोगों को पूछना चाहिए कि जो
कहीं भारत का बल, भारत की क्षमता कोई कम है क्या? आज दुनिया जानती। तो आप कह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स भारत की तरफ कम है, पाकिस्तान की तरफ नहीं, ज्यादा? मैं ये कह रहा हूं जब पूरे देश में पीओके के बारे में इंटरेस्ट है, जब पूरे देश में लग रहा है कि भाई आज पाकिस्तान की हालात देखिए, जब कोई डॉक्टर फारूक जैसे नेता जो हैं विपरीत दिशा में जाते, सोचने की बात तो है ना या नहीं है? पब्लिक क्या कह रही है? सोचने की बात है कि ये लोग अलग बात क्यों कह रहे हैं, हाँ या ना? तो पीओके में जो, और वो खाली अलग माने अकेले नहीं है, मणिशंकर अय्यर भी हैं साथ। अब आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में वो बोलते रहेंगे, जब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो कहते हैं नहीं वो हमारा ओपिनियन नहीं है, वो उनका पर्सनल है। तो सैम पटरोडा का कुछ पर्सनल है, मणिशंकर का कुछ पर्सनल है। जब भी चलता है तो पर्सनल नहीं है, नहीं चलता तो पर्सनल है। तो कन्वीनियंट। हाँ, कन्वीनियंट। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब देशों के साथ आपने, वो तो अपनी बात को भी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं बीच में राहुल गांधी इज डेड, there's a different राहुल गांधी, वो रीइनकारनेट कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं चीन शायद आप समझते नहीं ठीक से, आपके बारे में कहते हैं क्योंकि हाँ। चीन के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं हुए। देखिए, वो तो चीन को इतना समझते हैं कि चीन के राजदूत के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं। तो हो सकता है सीक्रेट मीटिंग में कुछ तो जानकारी तो मिली होगी ना, तो इसीलिए तो इतना अच्छा समझते हैं। लेकिन जब आपको कहते हैं कि आप चीन नहीं समझ पाते, चीन पे शायद आपको लगता है कि राहुल गांधी की एक पाठशाला होनी चाहिए। अब देखिए, राहुल गांधी जी जून 4 के बाद उनको माने सोचना तो होगा कि क्या चलाएं, कहाँ चलाएं, किधर चलाएं। तो एक आइडिया है आपका, पाठशाला चलाएं। लेकिन पाठशाला में स्टूडेंट कौन होगा? अब वो जो नॉर्मली कहते हैं ना, जैसा टीचर है वो स्टूडेंट भी ऐसे ढूंढने होंगे। अब पता नहीं कहाँ से ढूंढेंगे, वोटर्स में तो नहीं मिलेंगे उनको स्टूडेंट। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा, और ये सबके सामने भी आया है, कि बाहर के देशों का हमारे देश पर एक नैरेटिव बनाने का एक सिलसिला चल रहा है, और ये इलेक्शन के दौरान भी चल रहा है। खास करके तब जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो यूएन द्वारा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा और जर्मनी द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स कहे गए। आपको लगता है कि हमारी देश के इलेक्शंस में कोई फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस है? देखिए, मेरा कहना है चुनाव के पहले भी कि काफी समय से 10 साल से, मैं 10 साल भी नहीं, मैं उससे आगे की भी बात कर सकता हूँ, कि एक दुनिया में एक विचारधारा है, और वो विचारधारा माने भारत में भी है, दुनिया में भी है। लोग जो उस सोच के हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ये आजकल ग्लोबलाइज पॉलिटिक्स है। तो जब उनको लगता है कि उनके साथी, फेलो ट्रैवलर्स, फेलो थिंकर्स, जब उनकी राजनीतिक स्थिति भारत में अच्छी न हो, जब वोटर उनको रिजेक्ट कर देता है, तो उनको लगता है भाई बाहर से कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट देना चाहिए, तो वो देते रहते हैं। ज्यादातर इसका जो माध्यम जो है ये प्रेस होता है। ये आपका प्रोफेशन है जो ज्यादातर ये करता है। कि अगर आप देखें पिछले 10 साल से, जब से मोदी सरकार आई है, वेस्टर्न प्रेस, उसकी एक लिबरल वेस्टर्न, लिबरल लेफ्ट प्रेस जो है, वो बार बार हर विषय पे अटैक करती रहेगी, आलोचना करती रहेगी। ये होगा कि आपके यहाँ आपकी कोविड हैंडलिंग ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमिक हैंडलिंग ठीक नहीं है, आपके फार्मर्स पॉलिसी ठीक नहीं है। तो कुछ भी अगर आप देखें, 10 चीजें हैं, अरे कम से कम 5 में तो मेरा निर्णय ठीक होगा ना। अगर मेरा कहीं मैं नहीं कहता कि हर समय हम ठीक है, हमसे कभी गलती नहीं होती, सबसे होती।
पर अगर आप वेस्टर्न प्रेस को देखें, वेस्टर्न प्रेस जो है उसने एक किस्म से एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। हर चीज पे वो आएंगे और आपको एक नेगेटिव व्यू पॉइंट देंगे। आजकल का है कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं है, आपका इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, आपके इलेक्शन रूल्स ठीक नहीं है, आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अरे भाई, गर्मी ज़्यादा है, सालों से मई जून में इलेक्शन हो रहे हैं, पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहली बार ये गर्मी नहीं हुई ना, पहले भी था। तो ये शायद गर्मी चुनाव की है जो आप लोगों को जेल में डाल देते हैं, तो शायद उसकी बात हो रही नहीं थी। नहीं, देखिए ऐसा है, जो एक तो है ये पश्चिमी देश बहुत सारे, इनको दुनिया के बारे में कमेंट करने की पुरानी आदत है। आदत क्यों है? क्योंकि एक समय में इनकी चलती थी हर जगह, जब वो कुछ कहते थे दूसरे लोग घबरा जाते। तो अब दुनिया बदल गई है, पर वो नहीं बदले ना, उनकी माने जो हैबिट्स जो हैं, आदतें जो हैं, वो चलती गई। आप अमेरिका के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं पूरे पश्चिमी दुनिया के बारे में। तो अमेरिका के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटीज जर्मनी के साथ भी अच्छे हैं, यूएन के साथ भी अच्छा है। अच्छे रिश्ते की बात नहीं है, ये है कि ये पश्चिमी दुनिया में ये विचारधारा है। मैं नहीं कहता कि हर विचारधारा का नेता या उसका सोर्स कोड जो है वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, मैं नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ ये थिंकिंग है कुछ लोगों में, ये प्रेस में ज़्यादा है। और आपके प्रेस वाले जो हैं उनके यहाँ प्रवक्ता के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं अच्छा भाई बताइए मुझे, इंडिया में ये हुआ, आपके कमेंट क्या हैं? तो जरूर कहेंगे, क्योंकि आप तो उनसे पूछ रहे हैं, आप तो भड़का रहे हैं उनको। मैं आपका सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, और आप ही का एक स्टेटमेंट है। आपने कहा मेरे पिताजी नौकरशाही में थे, वो सेक्रेटरी बन गए। हम आपके लिए ये बाइट आप ही की प्ले करना चाहते हैं और इस पर मेरा सवाल है। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. तो आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी विंडिक्टिव है? नहीं, मेरा जो आपने जो एक शब्द दिखाया, आप लोग सब लोगों को जानना चाहिए। मैं जो इंटरव्यूअर को समझा रहा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको, आपके मन में था पॉलिटिक्स सेंटर करने का, आप कभी मंत्री बनना चाह रहे थे? तो मैंने उनको कहा नहीं, आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड समझिए। हमारे परिवार में, क्योंकि हम ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस की है, हमारे परिवार में सबसे बड़ा लक्ष्य जो था वो सेक्रेटरी बनने का था। तो और क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो कुछ ही समय के लिए सेक्रेटरी बन पाए, उनके पास काफ़ी सर्विस था उसके बाद, पर क्योंकि 7 साल उन्होंने, उसके बाद वो 51 थे जब सेक्रेटरी बने और फिर उनको हटाया गया। तो घर में कम से उनको थोड़ी निराशा तो थी, ये तो स्वाभाविक है। तो उनके लिए अपने बच्चे अगर सेक्रेटरी बन जाएं, ये बहुत गर्व का विषय है। तो मेरे बड़े भाई जो हैं, मेरे से सीनियर हैं, वो भी सर्विस में थे, वो मेरे से पहले सेक्रेटरी बने, और मेरे पिताजी उस समय वो जिंदा थे, उनके लिए बहुत गर्व का विषय था। तो मेरा कहना इतना ही था कि देखिए, मेरा जो मैं कहूँगा ड्रीम एम्बिशन था फॉरेन सेक्रेटरी बनने का, मेरा उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनने का मैंने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। और सोचा नहीं था तो ये सोच फिर आई कैसे? प्रधानमंत्री का वो मेरे दिमाग में नहीं आया ना, किसी और के दिमाग में आया। तो आपको फोन कॉल आया और आप बातचीत हुई, कुछ कन्विंसिंग? उन्होंने मुझे बुलाया, बात की, मेरे से डायरेक्टली बात की, जैसे आप बैठे, तो उनके मन में था, मेरे मन में नहीं था। लेकिन एक ही जब उन्होंने आपसे कहा तो कितना समय लगा आपको माइंड मेकअप करने में? नहीं, उन्होंने, देखिए
मोदी जी बहुत बहुत कंसिडरेट हैं। माने उनको भी लगा कि उन्होंने मेरा सब आश्चर्य तो देखा होगा ना, फेस पे। हाँ फेस पे देखा होगा, तो उन्होंने मुझे मेरे से बात की, जो उनके मन में था वो बताया, फिर कहा कि आप सोच के मुझे बताएं। और आप तो फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ काम कर चुके थे, हाँ, तो आप उनको जानते थे, वो आपको जानते थे, और फिर उसके बाद कितना समय लगा नहीं, सोच के बताने में? ऐसा था, ये जो हमारी जो बात हुई ये कैबिनेट शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन पहले हुई, उतना समय नहीं था डिसीजन लेने के लिए। मैं कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे, 48 ऐसा घंटे, मोटा मोटा ऐसा ही कुछ, 24 घंटे, जो भी था। और 24 घंटे सोच विचार करके अब आप काम कर रहे हैं, और 24/7 काम करना पड़ता है। नहीं, वो तो 24/7 पहले भी करना पड़ता है। अगर मोदी जी के साथ हैं तो 23/6 नहीं चलता, 24/7 ही चलता है। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन लोग अब भी यही कहते हैं कि जो फॉरेन वेस्टर्न नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले हमने देखा यूएस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया गाजा और इजराइल की बीच की लड़ाई की। क्या एक्शन था वो? भारत के बारे में हमेशा हमें पाठ पढ़ाते हैं ह्यूमन राइट्स का। आपको लगता है कहीं ना कहीं दोनों में डिस्कनेक्ट है? देखिए, मेरे मन में जरूर उस समय ये अनुभव था कि हमारे यहाँ जब सीएए के बाद कुछ लोगों ने नाराबाजी की, कहीं ट्रैफिक रोका, कुछ प्रदर्शन किए, जो भी पब्लिक डिसऑर्डर जो क्रिएट किया ना, शाहीन बाग, तो उस समय हमें बहुत बाहर से ज्ञान मिलता था कि ये डेमोक्रेसी में जो भी वो करें आपको ये झेलना होगा, आपको भी वो समय याद होगा। बिल्कुल, ये काफी लंबा चला था, मैं लगभग 1 साल। हाँ, तो मुझे इतना ही लगा कि जब अमेरिका में आप देख रहे थे कि लोगों ने यूनिवर्सिटीज जो उनका वहाँ जो व्यवहार जो था, और उसमें पब्लिक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग में उसका क्या असर हुआ, तो जब उनका समय आया और उनको कुछ डिसीजन लेना पड़ा तो उन्होंने ले लिया, और जो डिसीजन लिया और जो हमें ज्ञान दिया वो अलग अलग था। तो हम लोगों, हमारा भी माने बनता है कि अगर कोई, मैं आपको ये बताऊं और कल जब आपकी बारी होती है आप कुछ और करते, आप वही करते हैं जो आपने मुझे कहा कि नहीं करना चाहिए। तो आज कुछ ज्ञान देना चाहेंगे? नहीं, मैंने ज्ञान तो हम लोग दे चुके ना, तरीके से हम लोग देते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, जिनको सुनना है वो समझ लेते हैं। क्या ज्ञान दिया? नहीं, हमने इतना कहा कि देखिए, डेमोक्रेसी में लोगों की हक भी होती है, लोगों की जिम्मेदारी भी होती है, दोनों का बैलेंस होता है। तो ये, और डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी जो है उसका भी अपना कर्तव्य है कि दूसरे डेमोक्रेसी की जो परिस्थिति वो समझे। तो ये हमने काफी स्पष्ट रूप में उनके सामने ये बात रखी। कुछ पब्लिक के सवाल सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आए हैं। जितेंद्र सिंह अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर कहा गया था कि अब गेंद उनके पाले में है। आपके इस बयान का क्या आशय है? क्या भारत भविष्य में पाकिस्तान के साथ नरमी दिखा सकता है? नहीं, उनके यहाँ गेंद उनके यहाँ नहीं है, आतंकवादी उनके यहाँ। तो पहले वो आतंकवादी को सॉर्ट आउट करे ना। और आपका आज भी वही स्टैंड है कि बिल्कुल, जब तक नहीं, ये देखिए, ये खाली मेरा स्टैंड नहीं, आप पब्लिक का मूड देखिए। आप में से कौन चाहता है कि हम आतंकवाद को झेलें, जैसे हमने 26/11 में किया? कुछ हुआ तो हम उसको बर्दाश्त करें, कुछ जवाब न दें और कहें कि नहीं, पाकिस्तान हमारा पड़ोस है, हमें बातचीत करनी चाहिए? आप में से एक भी आदमी इसके पक्ष कोई में चाहता है? पब्लिक जोर से? कोई नहीं चाहता।
शुभम मिश्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों की लिंचिंग के बाद आपने भारतीय छात्रों को अलर्ट किया और दूतावास के संपर्क में रहने को कहा। क्या इसे लेकर आपके पास कुछ इनपुट हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर क्या कदम हो सकते हैं? नहीं, देखिए वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ था, जो हमें जो जानकारी थी, ये जो बात जो शुरू ही किसी और देश के छात्रों के साथ शुरू हुई। मुझे रात को फ़ोन आने लग गए कि किर्गिस्तान के हमारे जो छात्र जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उन लोगों का बहुत माने हो सकता है 4-5 बजे सुबह, 3-4 बजे रात को फ़ोन आया। तो मेरी हमारे एम्बेसडर के से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये घटना हुई है। वो हमारे छात्रों के संपर्क में थे। उन्होंने सबको सलाह दी कि इस समय जो है हॉस्टल छोड़ के बाहर जाना जो है ये उचित नहीं होगा। तो उनको लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, एम्बेसी जो है एक एडवाइजरी दे चुकी थी, तो पर मेरा जो है ये सोशल मीडिया में कहना लोग उसको और सीरियसली लेते हैं। और अब जो है वो जो मुझे बताया गया है वो तनाव कम हो गया है। कुछ छात्र जो हैं उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर हमारे भारत के ऐसे कोई छात्र नहीं थे, तो ऐसे किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई हमारे यहाँ से। जनार्दन जयपुर से पूछ रहे हैं, पीओके में इस वक्त काफी उथल पुथल है, वहां की आवाम ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने का यही समय है, सही समय है? देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों में भारत में भी पीओके के बारे में इंटरेस्ट जो है बढ़ रही है। अब नविका जी, आप ही याद करें, 10 साल पहले कौन याद करता था पीओके? 5 साल पहले भी कोई नहीं करता था। क्यों कर रहे हैं आज लोग? आज कर रहे हैं क्योंकि जब हमने जो है धारा 370 के बाद के बारे में जो निर्णय लिया, उसके बाद जो कश्मीर वैली घाटी में जो परिवर्तन जो आया है, उसका असर आप पीओके में देखें कि वहाँ की पब्लिक, उनको लगता है भाई वो पड़ोसी वहाँ जो बैठा है उसकी जीवन में इतना अच्छा हो रहा है, तो मेरे जीवन में क्यों ना, और मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? तो उनके मन ये भावना तो है। आपके मन में कौन सी भावना, हम तो वो जानना चाहते हैं। मेरे मन में देखिए भावना वही है जो संसद की सर्वसहमति के बाद एक निर्णय जो 30 साल पहले लिया गया था कि पीओके जो है भारत का अंग है, अंग था और अंग रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जो आज आप कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षा है वो जरूर हकीकत होगी। तो थर्ड टर्म में वादा है कि पीओके भारत का हिस्सा? देखिए, अगर आप सेकेंड टर्म के शुरुआत में, जिस हफ्ते मैं मिनिस्टर बना था, अगर आप मेरे से पूछते कि 370 के बारे में आपका क्या इरादा है, मैं आपको जरूर कहूंगा कि देखिए ये भाजपा की कमिटमेंट है। कमिटमेंट एक चीज है, इरादा कुछ और है। क्योंकि कमिटमेंट को इरादा बनाने के लिए आपको देखना होगा कि सब चीज अनुकूल है, पॉलिटिक्स ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन ठीक है, तो वो जजमेंट जो जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग मिलजुल के बनाएंगे। एक सवाल जो बहुत अक्सर लोग पूछा करते हैं वो ये कि एक तरफ चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, वो बॉर्डर के कई जगहों को अपने चीनी नाम दे देते हैं, विपक्ष इस पर कई बार सवाल भी उठाता है। और इस सब के बीच में सवाल ये रमेश कुमार पांडे वाराणसी से पूछ रहे हैं कि साल 2023-24 में चीन एक बार फिर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। भविष्य में चीन के प्रति भारत की निर्भरता को कम करने के लिए आप क्या रणनीति करेंगे? ये चीन के साथ हम एक कदम आगे 4 कदम पीछे जो होते रहते हैं, इससे निजात कब मिलेगा? नहीं, देखिए इसमें दो विषय हैं, पर एक चीज जो पहले जो आपका प्रश्न था ना, मैं एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हम लोगों का कमिटमेंट है। पीओके कमिटमेंट, इरादा कब बनेगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपने पूछा अगले 5 साल में बन सकता,
अगले 5 साल में बहुत सारी चीजें हो सकती। ठीक है, अब चीन का सवाल, चीन के सवाल का जवाब। तो ये चीन का जो है दो अलग अलग विषय हैं, कनेक्शन भी है। जो बॉर्डर का विषय जो है, आज जो है हम लोग, हमारी चुनौती ये है कि 62 के युद्ध में चीन जो है 38,000 किलोमीटर हमारी भारत की धरती पे उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे पोजीशन ले ली जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आजकल जो भी आप लोग पढ़ते होंगे ना, न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते होंगे कि चीन ने मॉडल विलेज बनाया, चीन ने नया पुल बनाया, चीन ने नया रोड बनाया। ये बात जरूर आप याद रखिए कि वो उस धरती पे बन रही है जहां चीन ने 62 में कब्जा किया था, क्योंकि पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ नई चीज है, ये कहीं ऐसी जगह बन रही है जो 2020 के बाद उन्होंने लिया। बन रही है 1959 लॉन्गजू में, 1960, 61, 62 पंगोंग त्सो में, 1963 जो शक्सगाम वैली जो हो रही है। तो एक तो बॉर्डर की स्थिति आप लोग समझ लीजिए। जो व्यापार की जो बात हो रही है, आजकल हम लोग जो हैं चीन से, हमारा व्यापार जो है बहुत एक तरफा है। एक तरफा है क्योंकि हमारे जो व्यापारी चीन से लेते हैं उनके लोग हमसे नहीं लेते। और हम उनसे क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग, उसका सपोर्ट हम पहले वाले सरकार ने कभी नहीं की। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोरी है, हमें दुनिया से कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। चीन जो है सबसे सस्ते में दाम बेचता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और यही है मोदी सरकार की नीति कि हम अलग अलग, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, हमने बैंक की क्रेडिट दी है, हमने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत सहायता दी है। जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा जो चाइना से इंपोर्ट जो आते हैं उसको कम करना मुश्किल होगा। सो सोल्यूशन फॉर चाइना इज इकोनॉमिक ग्रोथ एट होम, इज मैन्युफैक्चरिंग एट होम। और राहुल गांधी, रघुराम राजन जैसे लोग, उनका कहना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कभी काबिल नहीं हो सकते, हमारी ये क्षमता है ही नहीं, हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। हमारा सोच है कि ये हमें गलत रास्ते पे ले जाए। ईरान में चाबहार पोर्ट का एक नया अग्रीमेंट हुआ है, चुनाव के दौरान हुआ है। इस पर यूएस का भी स्टेटमेंट आया है। हालांकि वो समझते हैं कि इसका मल्टी डायमेंशनल इशू है, लेकिन वो एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ आगाह भी करते हैं कि देशों को सोचना चाहिए सैंक्शंस के तौर पर। आज इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, जो चाबहार का जो वहाँ जो बंदरगाह जो है ये सालों से चल रहा है। माने वहाँ चाबहार बंदरगाह में एक पियर जो है हम लोग चलाते हैं। अभी तक हम लोग जो हैं टेम्परेरी उसकी हर साल एक्सटेंशन होती थी। अभी जो सहमति जो बनी है वो जो है वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है। तो ग्राउंड में अगर देखें इतना कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। यही होगा कि लॉन्ग टर्म होगा तो हम थोड़ी चीज़ और कर पाएंगे। और सैंक्शंस का डर नहीं, और सालों से ये बंदरगाह चल रहा है, आज तक उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा, नहीं लगा। तो आप रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड में है कि यूएस जो है इस पे, यूएस को समझ है कि चाबहार बंदरगाह की उपयोग में यूएस का भी कहीं हित है, पूरे क्षेत्र का इसमें कुछ हित है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ बैठ के हम इस बात पर जरूर हम उनको समझा पाएंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखें ये इस एग्रीमेंट के कारण ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं हो रही जो पहले नहीं हुई है। हाँ, माने इन प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट और करेंगे, हम पोर्ट को जरूर अलग अलग दिशा में इसके कारण और रोड वगैरह बनेंगे,
पर उसके अलावा इन प्रिंसिपल कोई नई चीज नहीं। जयशंकर जी, क्योंकि पब्लिक मंच है, आपकी इजाजत से पब्लिक से 2 सवाल ले लूं, आपकी इजाजत से। अरे बाप रे बाप, इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, बट आई एम पार्शियल टू women, so Good evening, sir. Myself, Mimansa Krishna, and I'm from Ramjas College. One thing which completely inspires me, and as well as other students who are there preparing for UPSC, is that your diplomatic prowess, which completely reflected not on one in domestic sphere as well as at the international sphere, where you have presented India as in a very strong manner. How like we want all those quality to be really reflected in ourselves also. So how would like to suggest the ways which you have inculcated these kind of virtues, and what you have done that completely has made you as a charismatic external minister of this nation. Thank you very much. well, I think big round of applause for the question and for the compliment to External Affairs Minister here. Big round of applause is a big, loud. Okay. Thank. I think, you know, 2-3 answers. If you want to be confident, if you want to, first of all, find the inspiration, find the leadership. You know, I tell people, and I mean this very sincerely, I said, look, it would be, for anybody, a great thing to be a foreign minister of a country. You know, I mean, there's a lot to be proud of. But when you are Modi's foreign minister, that's a very special bonus that you have. So a lot of the confidence and the, you know, the assertion which is there, that you carry with you. But other than that, look, you know, what does a minister do when they go abroad? They reflect a national mood. You know, if the national mood was down, you will, somewhere or the other, it will impact the way you speak. I feel today that the country is confident. I feel today the way we have come out of COVID. I look at other countries. You know, even today, people are still don't know how to, you know, are still suffering. I look at how we have built up growth. I look, you know, the same terrorism threat. 50 years, 60 years we struggled with it. Today we are dealing with it differently. We have a challenge on the border. We are responding to it differently on the China border. We have, you know, even with the United States or Western countries, you know, they come and say, you know, in a democratic world, we have an opinion. I have no problem. Please give me your opinion, but then be prepared to listen to my opinion about your opinion. Well said. Well said. One last question right there. One last question. Good evening, sir. My name is Srishti and I am from WIPS, that is in Pitampura, Vivekanand Institute of Professional Studies. तो recently अभी हमारे नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो रिलीज हुए कतार में, उनको हैंग करने की पनिशमेंट मिली थी. तो that was a very big diplomatic win for a new India. तो can you please guide us through कैसे ये हुआ within a new India जो हमने past 10 years में देखा है? See, there was this, but there is a larger context because you have to understand that also. I mean, in this case, I think there was some, I would say, misunderstanding and misapprehension. And we had to go through a certain phase of diplomacy to sort it out. And Prime Minister himself had a word with the Amir of Qatar in this regard. And that certainly was very, very helpful in this regard. But there is a larger issue that we, as Indians have to deal with. See, more and more of us will travel out. We will go for studies, we will go for work, you want to go for holiday, somebody will be airline crew, shipping crew, technical person. When so many people go out of the country, we have to devise a system and a mentality, a mindset, how to look after your people. To me, these are very common. You gave one example. You know, you asked another, Ukraine mein kya hua?
So it could be Ukraine, it could be Sudan, it could be Yemen, it could be some other country, it could be Afghanistan Israel, in the past. Afghanistan. We have to develop, we all must have this very strong sense. Our people in difficulty must never be left to fend for themselves. That if they have the assurance, India, the country, the government stands by you. You know, you then, your question, how do you develop that confidence? Entire nation will develop that confidence when it goes out into the world. That they must feel that, look, we are 1.4 billion people. This is Modi ji's Sarkar. If we are in trouble, they will never forget us. They will come for us. That feeling, I think, is very, very important. बहुत बड़ी बात कही आपने कि 140 करोड़ का देश और मोदी सरकार आपके पीछे खड़ा है. सोच के कि इन सालों में हमने कितनी इस तरह की इंस्टेंसेस देखे हैं जब सरकार बचा कर लाई है. एंड ट्रूली एज अ ट्रिब्यूट टू दिस गवर्नमेंट, आई थिंक वी ऑल bow down to the fact that this strength has been used for the people of India, and we thank each one of you. Of course, लोग कहेंगे गोदी मीडिया, लेकिन जब अच्छा किया है तो अच्छा कहने में कम से कम मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती. और आज मैं इस मन से कहूंगी कि बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है. कॉन्फिडेंस लोगों का तो बड़ा है, लेकिन जयशंकर जी, आखिरी सवाल सिर्फ आपसे इतना पूछूंगी कि कितनी सीटें, कितना कॉन्फिडेंस है? नहीं, देखिए, जब मोदी जी, मोदी सरकार, भाजपा, एनडीए टारगेट रखती है, जैसे मैनिफेस्टो में कुछ प्रॉमिस करती है, सोच समझ के रखती. तो अब की बार 400 पार. अब की बार 400 पार. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एस जयशंकर, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. थैंक यू वेरी मच. आप आए और आपने सवालों का इतने ओपनली जवाब दिया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस.